Thank you, Vaishali. Hello, everyone. Welcome back to the weekly conversation, शनिवार की शाम लेखक के नाम. I'm Dipali Gupta, and I extend a warm welcome to one and all on behalf of Indra Publishing House. सुंदर, अनाथ, गूंगी, भोली एक कुर्सी है शासकीय, रोंगटे खड़े कर देती है उसकी कहानी नाटकीय. हर 5 साल में इसके पालक संरक्षण बदलते हैं, इसे बेचते हैं वो, इसी की कमाई पर पलते हैं, वे कहलाते हैं माननीय. कुछ कुर्सी पर सवार होते हैं और कुछ पर कुर्सी. तो दर्शकों, आज हमारे साथ है मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर प्रमोद जैन जी, और आपने ये बुक लिखी कुर्सी नामा. आज हम इस बुक पर चर्चा करेंगे. यू आर वेलकम सर. Thank you, madam. Hello. Yeah, it's really a privilege to have you today with us. Yeah. दर्शकों, अब मैं आपको मुझे भी उतना ही हाँ सर बोलिए आप. मुझे भी उतनी खुशी हो रही है मैडम इस प्लेटफॉर्म पर आकर के. हाँ सर, वाकई. और जब से मुझे 2 दिन पहले खबर हुई कि आज शनिवार को ये करना है, तो मैं तो बेचैनी बहुत महसूस कर रहा था. पहली बार इस तरह से कोई कार्यक्रम आयोजन में भाग ले रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ सर, वाकई बहुत अच्छा है ये. बढ़िया. तो अपन आज आपकी बुक पे बात करेंगे दर्शकों से. हाँ जी. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेखक के बारे में बताना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रमोद जैन जी ओशो सन्यासी, गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में रीवा में आपका गुरु कृपा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर है. डॉक्टर प्रमोद जैन जी की प्रकाशित पुस्तकों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने गद्य, पद, व्यंग्य और भाषांतरण विधा में किताबें लिखी हैं. यादें पिछले जन्मों की, क्रोध से करुणा की ओर, फेसबुक फ्रेंड्स एवं 36 कहानियाँ, गुलदस्ता, जिंदगी एक गज़ल, यात्रा, आत्माओं की यात्रा व आत्माओं की महायात्रा जैसी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं. डॉक्टर प्रमोद जैन जी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि भाषा भारती, विंध्य शीर्ष एवं जैन परिषद एवं विंध्य शिखर सम्मान. तथा आपकी लिखी गई कहानी व कविताएं अखबार व पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित व रेडियो से प्रसारित होती रहती है. तो आइए अब हम डॉक्टर प्रमोद जैन जी की पुस्तक कुर्सीनामा पर चर्चा करेंगे. तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कुर्सीनामा इस पुस्तक को लिखने के लिए आपके मन में विचार कैसे आया? हम जितने भी लेखक या कवि होते हैं, विचार अपने आप से मंगाते नहीं है, करते नहीं है. कोई आसपास घटना घट रही हो या कोई न्यूज़पेपर में घटना छपी हो, कोई बात छपी हो या कोई तस्वीर देख लें, तो उससे अचानक से जैसे बिजली सी कौंध जाती है. तो ऐसे एक बार क्या हुआ, मैं बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पे था, तो वहां पर एक बच्चे के बाल कटवाने के लिए उसके पिताजी लाते हैं और उसको कुर्सी पे बैठाते हैं, नाई की कुर्सी पे, है ना. तो उसके पैर ऊंचे यानी पैर उसके धरती तक नहीं पहुंच रहे थे. तो मैंने उसको देखा तो अचानक क्लिक कर गया कि अरे ये कुर्सी पे है, तो पैर ने जमीन छोड़ दिए. तो अब इसमें जैसे ही ये देख के क्लिक हुआ तो मेरे मन में तुरंत आया, प्रत्येक ऊंची कुर्सी ने कहा है बैठने वाले के पैर अक्सर जमीन छोड़ देते हैं. मुझे मजा आ गया. मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया कविता जैसी बन गई. तो इस छोटी सी कविता में, 4 लाइन की कविता में, कुर्सी एक रूपक की तरह आ गया कि ऊंची कुर्सी तो एक ही साइज की होती है, लेकिन कुर्सी जैसे ऊंचे पद की कुर्सी हो गई, ऊंचे धन की कुर्सी हो गई, है ना. जो हर कुर्सी का आ गया, जो भी बैठता है, चाहे उसके पैर जमीन भी छोड़ रहा, पैर जमीन भी पड़ रहे हो, लेकिन पैर जमीन छोड़ देते, मतलब वो अपनी जड़ों से ऊपर उठ जाता है. जिनके साथ वो बड़ा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब रहा हो, एकदम से धनवान बन जाए, तो अपने गरीब दोस्तों को देखना छोड़ देगा, मतलब जमीन छूट गई, मतलब अपने घर परिवार की तरफ देखना छोड़ देगा, अपने पास्ट को काटने की कोशिश करेगा, है ना. तो इस तरह से फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा. और फिर उसके बाद से फिर मेरे को इस विचार ने पकड़ लिया, कुर्सी के विचार ने पकड़ लिया, मैंने नहीं पकड़ा. फिर लगातार ये 17 नवंबर से 21 नवंबर तक मैं कुर्सी के बारे में खूब लिखता रहा. फिर मैंने मनीष भैया से बात की, यानी इंद्रा पब्लिशर के जो मालिक हैं, मनीष
भैया से मैंने बात की, भैया मैंने 55 कविताएं लिखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा इस 55 कविताएं में तो कुछ होने वाला नहीं, 20 पेज की 30 पेज की पुस्तक कौन पढ़ेगा, कम से कम 200 होनी चाहिए। तो फिर वो कुर्सी का सफर शुरू हुआ। फिर मैंने देखना शुरू किया। 55 तक तो मैंने देखा नहीं, इस विचार ने मुझे पकड़ा रखा, उतरती नहीं। फिर उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, जीवन के जितने भी आयाम हैं सभी में कुर्सी को देखना शुरू किया, है ना, कि परिवार में कुर्सी का क्या होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ 2 लाइनों की, एक एक परिवार में कई कई कुर्सियां, मतलब एक एक परिवार में कई लोग अपना अपना आधिपत्य जमा के बैठे हैं, कि पिताजी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, बड़ा भाई कहता कि मैं छोटे भाई से बड़ा हूं, पति कहता मैं पत्नी से बड़ा हूं। सबकी अपनी अपनी कुर्सी हो गई कि नहीं, या 4 भाई होते हो अपनी अपनी कुर्सी, या बंटवारा चाहिए, अपनी अपनी कुर्सी चाहिए, है ना। मैं उसमें देखना शुरू किया, फिर संगीत में देखना शुरू किया, नाटक में देखना शुरू किया, राजनीति में देखना शुरू किया, शासकीय सेवा में देखना शुरू किया। यानी जितने आयाम मुझे देख सकते हैं, जितने में मुझे रुचि है, सबको मैंने देखना शुरू किया। तो सब में एक कुर्सी का एक रूपक मिला, बिंब मिला, उपमा ढूंढी। और फिर उसको लिखते लिखते फिर क्या हुआ, लिखते लिखते फरवरी में मुझे लगा कि इसको अगर हम छंदबद्ध कर सके सारी 200 कविताओं को, है ना, तो मैंने उनको छंदबद्ध करना शुरू किया। तो इन 201 कविताओं में करीबन 198 कविताएं ऐसी हैं जो मात्रिक छंद में हैं। एक दो जो कविताएं हैं या एक दो चीजें लिखी हुई हैं कुर्सीनामा, वो छंद में नहीं है, बाकी सारी मात्रिक छंद है। वो 1 महीने की मेहनत थी। मेरी पत्नी कहने लगी थी क्या कोई तुम परीक्षा वगैरह दे रहे हो, सुबह 5 बजे से उठ जाते हो, रात 11 बजे तक कुर्सीनामा चलते रहता है। तो ये कुर्सीनामा का सफर था। और ये जो पुस्तक है ये व्यंग है कुर्सी के ऊपर। अच्छा। और कुर्सी के जो विरोधाभास है कि जो कुर्सी का जो अपन ने प्रतीक लिया है इसमें, या कुर्सी को एक शक्ति का प्रतीक मानते हैं अपन। यानी जैसे मैंने अपने भूमिका में भी कहा है कि जो कुर्सी है वो शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति से ये सृष्टि संचालित है। लेकिन जो शक्ति का उपयोग होना चाहिए वो होना चाहिए खुशहाली के लिए, बांटने के लिए, परोपकार के लिए। मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है तो एक शक्ति है उसके पास, है ना, तो जितना उपयोग कर सकता है, जितनी उसको जरूरत है, उसके बाद थोड़ा सा उसको दान करे। मान लीजिए कोई बहुत बड़े पद पर है, अगर वो बहुत सारी चीजें कर सकता है अपने पद का उपयोग करते हुए सबकी भलाई के लिए, परोपकार के लिए, खुशहाली के लिए, प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए, तो वो शक्ति का सही उपयोग है। मान लीजिए कोई नेता बनता है, उसके हाथ में अब बहुत ताकत आ गई है, तो चाहे तो उस ताकत का उपयोग जनता की भलाई के लिए लगा सकता है। तो ये शक्ति का उपयोग होना चाहिए। लेकिन शक्ति का दुरुपयोग क्यों हो जाता है? पहले दुरुपयोग कैसे होता है? शक्ति का दुरुपयोग होता है आधिपत्य जमाने में, अधिकार जमाने में, शोषण में, क्रूरता में, इन सब में शक्ति का दुरुपयोग होता है। और दुरुपयोग क्यों होता है इसका भी कारण है। दुरुपयोग इसलिए होता है क्योंकि जिसके पास शक्ति है उसको पता नहीं हम इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, वो शक्ति में बह जाता है। ओशो कहते हैं कि शक्ति ही उससे काम करा लेती है। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, उसके पास चाकू है, चाकू से वो किसी की जान भी बचा सकता है और किसी का मर्डर भी कर सकता है। तो अगर उसके पास चाकू और शक्ति है अंदर से, तो शक्ति ही काम करा लेगी उससे। अगर उसके पास प्रज्ञा नहीं है, बोध नहीं है, ध्यान नहीं है, प्रेम नहीं है, तो शक्ति उसको अपने आप से काम करा लेगी। और जिनके पास प्रज्ञा है, बोध है, ध्यान है, वो शक्ति का उपयोग कर लेते हैं कि वही चाकू है, उसके अपन को तलवार से या किसी की शक्ति से, किसी से उसकी रक्षा करनी है, बचाना है। या मान लीजिए चाकू है तो देख लें सब्जी भी काट सकते हैं, आम भी काट सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। तो दुरुपयोग होना और सदुपयोग होना। जैसे बिजली एक शक्ति है, इससे आप हीटर भी जला सकते हो, एसी भी चला सकते हो, है ना, ठंडा गर्म दोनों हो रहे हैं। तो ऐसी कुर्सी भी एक शक्ति का प्रतीक है। हमने प्रतीक की तरह पे शुरू में तो उसको व्यंग्य की तरह चलता रहा, फिर बाद में उसको प्रतीक की तरह ले लिया, शक्ति का प्रतीक ले लिया। और ये जो पूरी समाज में विरोधाभास है, विडंबनाएं हैं, है ना, कि कुर्सी मिलते ही सब बिल्कुल एकदम से बदल जाती चीजें, तो उसको मैंने इस पुस्तक में बताने की कोशिश की है। व्यंग्य है, हास्य है, सत्य है, तथ्य है, सब है इस पुस्तक में कुर्सी के बारे में। हाँ सही से। लेकिन इसे जब भी अपन ये बुक का कवर देखते हैं, कुर्सीनामा से लिखा है, तो ये कुर्सीनामा, ये शब्द सुनकर लगता है मानो ये राजनीति की कुर्सी है। तो इसके बारे में भी बताएं आप। नहीं, एक्चुअली क्या है, हाँ, एक्चुअली राजनीति की कुर्सी अपन को इसलिए लगती है
क्योंकि सबसे अधिक जो शक्ति है किसी के पास वो राजनीतिक कुर्सी के ही पास है। अगर अपन देखें तो उससे ज्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है। मान लीजिए कोई कोई बड़ा नेता है तो जितनी शक्ति उसके पास है, वो देखो कलेक्टर को भी डांट सकता है, डांट सकता कि नहीं, किसी ऑफिसर को भी डांट सकता है, पब्लिक को भी डांट सकता है, पुलिस ऑफिसर को भी डांट सकता है, कर सकता कि नहीं। तो सबसे अधिक शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो राजनीतिक शक्ति है, इसलिए अपन को कुर्सी। दूसरी चीज क्या है, आज जो सबसे अधिक भ्रष्टाचार जो लोगों की नजर में आता है वो राजनीतिक ही भ्रष्टाचार सबसे अधिक नजर में आता है। तीसरी चीज क्या है, सारे लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं उसी कुर्सी से जुड़ी हुई है कि वो हमें एक भलाई के लिए ले जाएगा, हमारी खुशहाली के लिए ले जाएगा। तो हम कुछ भी कुर्सी के बारे में लिखते हैं, अंततः वो सब लोगों का ध्यान केंद्रित होता जाता है राजनीतिक कुर्सी के ऊपर। तो राजनीतिक कुर्सी भी है, सब लगता ऐसे ही है क्योंकि है बहुत सारी कुर्सियां, लेकिन अंततः हम सब लोगों का ध्यान राजनीतिक कुर्सी की तरफ मुड़ जाता है कि अंततः वही बात कर रहे होंगे। और सबसे अधिक अपन लोग व्यंग्य भी राजनीतिक कुर्सी पे ही करते हैं, सबसे अधिक हंसते भी उसी पे हैं। अब मान लीजिए अपने घर में अपने पिताजी हैं जो बहुत गुस्से में रहते थे, हमको डांटते रहते थे, मारते रहते, तो अपन लोगों का ध्यान कभी उस कुर्सी पर नहीं जाएगा, अपना सीधा ध्यान जाएगा राजनीतिक कुर्सी पे जाएगा, है कि नहीं। सही सर, कुर्सी की बहुत चर्चा रहती है ना, इसलिए। हाँ। और एक वही कुर्सी है जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है, ये भी समझ लीजिए। हाँ वाकई सही सर। जैसे कलेक्टर किसी को बनना हो तो बहुत मेहनत का काम है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब करना पड़ेगा, परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको नेता बनना है तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ बोलने की शैली सीखनी है, कुछ प्यार से बोलना है, कुछ वादे करने हैं। आप पार्षद का चुनाव लड़ लीजिए, एक बार नहीं जीतेंगे, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार जीत जाएंगे, है ना। ठीक है, ऐसे आप फिर और बड़े उसमें गए, आपके पास थोड़ी और शक्ति है, धन की शक्ति है, दोस्तों की शक्ति है, कोई बैकअप करने वाला है, तो आप हो सकता है विधायक का चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत भी जाए, है ना। तो ये तो सर इसमें सारे लोग पॉलिटिक्स, हाँ, राजनीति में आने के लिए उनको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है बेसिक। और इसमें क्या है कि कुछ लोग अयोग्य होते हुए भी कुर्सी पर आ जाते हैं, फिर उसका दुरुपयोग भी करते हैं, आ जाते हैं। हाँ, मुख्य कारण वही है कि जो अयोग्य होकर के बैठ गए या जिनको थाली में रखी हुई कुर्सी मिल गई। तो दो तरह से हो सकता है कि जिसने बहुत मेहनत की है तो उस मेहनत को समझेगा, और जिसको सीधे थाली में मिल गई उस मेहनत को नहीं समझेगा, उसकी तो फिर उसका वो नहीं कर पाए। जी हाँ, नहीं समझ पाएगा मैडम। अच्छा सर, इस बुक के बारे में, किताब के बारे में कुछ बताएं आप, इसे लिखने का क्या उद्देश्य है आपका, कैसे प्रेरित हुए आप, कैसे लगा कि बुक लिखे? नहीं, पहले तो ये शुरू की गई थी ऐसे ही, मुझे पहले ही जो मैंने लिखी 4 लाइनें उसमें मुझे मजा आया। फिर धीरे धीरे मुझे जब मैंने समाज की ढांचे की तरफ देखना शुरू किया, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो दौड़ है परिवार में, समाज में, देश में, संसार में, उसको जब मैंने देखना शुरू किया ना, तो फिर मेरा ये उद्देश्य रहा कि इसके माध्यम से उसकी जो विरोधाभास है उसको प्रकट कर सकें, है ना, और लोग उस पर ध्यान दें और उससे ऊपर उठ करके कुर्सी का सदुपयोग की तरफ अग्रसर हों, है ना, कि भाई कुर्सी जो है उसके सदुपयोग भी हो सकता है, कि जो शक्ति मेरे पास है उसका मैं सदुपयोग कर सकूं, थोड़ा सा लोग इसके बारे में जागृत हों, यही उद्देश्य था इसमें। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि ये चूंकि पद्य में है, कविताओं में है, ये चीजें छंद में है, व्यंग्य में है, हास्य में है, तो लोगों को एक साथ खूब सारी चीजों का मजा मिल जाएगा, है ना। और सरल भाषा में भी है। मैं कोई हिंदी का डॉक्टर नहीं हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो मेरी भाषा बहुत क्लिष्ट नहीं है, कठिन नहीं है, सरल है, सहज भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, तो लोगों को जल्दी समझ में भी आ जाएगी और लोगों को पढ़ने में भी इसको बहुत मजा आएगा। यानी अगर एक ही रोज पढ़ा जाए तो भी और मजा आएगा, दिन भर व्यक्ति पढ़ करके उसका मजा ले सकता है, उस एक कविता का, छोटी सी कविता का। सही है सर, ये तो हाँ वाकई ये पाठकों को आश्चर्य एवं संतोष में भर देती है, मतलब ये सोचने में मजबूर कर देगी, क्योंकि इसमें आपने से भाषा तो मजबूर कर देती है कि और भाषा वाकई बहुत इजी है। मैंने भी बुक पढ़ी तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपने लिखा है इसे, तथा सामाजिक, शासकीय और प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है आपने। व्यंग्य बिल्कुल उस पे। हाँ, मैंने ऐसा नहीं, सामान्यतः क्या लोग होता है, लोग जो सिर्फ राजनीति और सरकार पे ही
वो करते हैं, कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी भूल जाते हैं। जैसे इसमें कई व्यंग मेरे स्वयं के भी ऊपर है, समझ लीजिए कि जो मैं जिस तरह से अपने आप विरोधाभास है मेरा, उसके भी ऊपर है। मतलब मैं भी तो समाज का हिस्सा हूँ। कोई शासकीय लोग या राजनीतिक लोग ऐसा थोड़ी कि वो अलग समाज के नहीं है, वो भी इसी समाज के हिस्सा है जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, है ना। तो हाँ, अपन सिर्फ उन्हीं बस को क्यों उन्हीं बस की तरफ क्यों उंगली करें? अपनी तरफ भी तो उंगली होनी चाहिए ना, कि हम में अपनी गलतियां ढूंढें, हमारे अंदर क्या क्या है। तो पहले तो शासकीय भी ठीक है, राजनीतिक भी ठीक है, तो जो शासकीय के अलावा गैर शासकीय लोग हैं, क्या उनमें नहीं होती कुर्सी का दुरुपयोग? वो नहीं करते क्या? फिर वहां छोड़ दो। सामाजिक लोग, क्या वो कुर्सी का दुरुपयोग नहीं करते? मान लीजिए कोई एक मंदिर है या कोई धार्मिक ट्रस्ट है ना, तो इस तरह से समझ लीजिए कि कोई भी कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है शक्ति का, है ना। सही है सर। वो तो अपने वैल्यूज होनी चाहिए अपने में कि अपन दुरुपयोग ना करें, हाँ, अच्छे में कोई यूज परमार्थ करें। संस्था हो, कोई परमार्थ संस्था हो, है ना। कितने लोग परमार्थ संस्था चलाते हैं, है ना, लेकिन शक्ति का सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सही बात है। सर, आप अपने अंदाज में कुर्सी के कुछ किस्से सुनाए, हाँ, जो बिल्कुल भी बिल्कुल, आपने मुझे भी लिखे मजा हैं। आएगा, है ना। हाँ हाँ मैं कम से कम अपने लिखे हुए को मजा ले सकूंगा। हाँ मैं कुछ हाँ। ही सुनाता चलता हूँ, और जहां भी आपको लगे ना कि इसको एलोबरेट करना कि इसमें क्या है, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं इसको और एलोबरेट भी कर सकूंगा, यानी हाँ साहित्य की दृष्टि से, हाँ। या एक आम पाठक के लिए उसको और खोलना है कि क्या से क्या है। जैसे पहला तो मैं ले ठीक। चुका हूं, हाँ। प्रत्येक ऊंची कुर्सी ने यही कहा है अक्सर, बैठने वालों के पैर जमीन छोड़ देते हैं, है ना। तो ऊंची कुर्सी मतलब जैसे जैसे व्यक्ति का पद बढ़ता जाता है, जमीन छोड़ देते मतलब वो अपनी जड़ों से दूर होता जाता है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। कुर्सी की साइज तो एक सी होती है, लेकिन ऊंची कुर्सी से मतलब यहाँ ऊंचे पद से, जितने ऊंचे पद पे वो पहुंचता जाता है ना। फिर एक और है, कुर्सी को यह देखकर आश्चर्य होता होगा कि बैठने वाला, कुर्सी को यह देखकर आश्चर्य होता होगा कि बैठने वाला हवा में कैसे उड़ने लगता है। अब इधर पे दो चीजें हो रही, कुर्सी पे बैठा है और हवा में उड़ना, मतलब एक मुहावरा पावर्स है, बढ़ गए, हाँ से पावर मतलब भी बढ़ गए उसके। हाँ हाँ, तो कुर्सी पे जो बैठता है वो हवा में उड़ने लगता है। तो इसमें दो चीजें, विरोधाभास वाला भी हो गया कि बैठने वाला उड़ रहा है, लेकिन हवा में उड़ने वाला, हवा में उड़ना मतलब मुहावरा, है ना। हाँ अपनी क्षमता से ज्यादा बातचीत करने लगना या सपने हाँ देखने लगना, इसको कहते हैं हवा में उड़ना, है ना। हाँ। तो ये ऊंची दोनों चीजें उड़ान होंगी भरना। इसमें। सही सर। हाँ, कुर्सी को यह देखकर आश्चर्य होता होगा कि बैठने वाला हवा में कैसे उड़ने लगता है। एक और, अब एक होता है साहित्य में होता है कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ, जो जड़ वस्तुएं रहती हैं वो मनुष्य की तरह मानवीकरण उनको करना, एक साहित्य में होता मानवीकरण, मानवीकरण, है ना। तो कुर्सियां बात तो नहीं करती हैं, लेकिन अपन उनका मानवीकरण कर दे रहा है यहाँ पे, है ना, कि कुर्सियां बात कर रही थी। तो कुर्सियां बात कर रही थी, यह मनुष्य कितना अबोध है, लोग हमें नमस्कार करते और यह समझता है उन्हें, है ना। तो कुर्सियां, अपन लोग जाके मान लीजिए कलेक्टर साहब को नमस्ते करते करते ना, मान लीजिए कलेक्टर साहब मिल गए, कलेक्टर के ऑफिस में गए, तो अपन ने कलेक्टर को नमस्ते किया, तो अपन कलेक्टर को नमस्ते नहीं कर रहे, अपन उनकी कुर्सी को नमस्ते कर रहे। वही कलेक्टर अपन को बाहर मिल जाए, अगर वही कलेक्टर हमें बाहर मिल जाए, या उन कलेक्टर को अपदस्थ कर दिया जाए, या कलेक्टर वो रिटायर हो जाए, तो क्या हम उन्हें नमस्ते करेंगे? पहचानेंगे भी नहीं। तो अपन किसको नमस्कार कर रहे हैं? कुर्सी को, कुर्सी कर रहे हैं, उनके ओहदे को। हाँ हाँ हाँ। तो और जो कलेक्टर साहब मान लो कुर्सी पे बैठे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? यार खुश होते होंगे, देखो लोग मुझे नमस्ते कर रहे हैं। अब ये हर कुर्सी पे लागू होता है ना। आप चाहे राजनीतिक नेता समझ लो, चाहे पद समझ लो, कोई क्या, चाहे ज्ञान वाला कोई ज्ञानी को समझ लो, कई साधु संत को समझ लो, किसी को भी समझ लो, है ना, या कोई परमार्थ करने वाले को समझ लो, कि वो उस कुर्सी पर बैठा है, अपन उसको नमस्ते कर रहे हैं, वो सोच रहा है मुझे नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम नमस्ते करते हैं शक्ति को, कुर्सी को करते हैं, कुर्सी के प्रतीक ले लें, शक्ति को करते हैं हमेशा। जैसे ही वो शक्तिहीन होगा, हम उसको नमस्ते करना छोड़ देते हैं। तो
और इसमें अपन ने साहित्य की दृष्टि से देखें तो कुर्सी का इसमें मानवीकरण कर दिया, क्योंकि कुर्सी बातें तो नहीं करती, लेकिन अगर हाँ। कुर्सी बात कर रही हो तो, है ना। हम्म। एक और लिखा है, दोस्ती कुर्सियों की होती है, आदमी तो सिर्फ मोहरे हैं। अब अपन देखें, अपन लोगों की दोस्ती, एक तो होती बचपन वाली दोस्ती, है ना, उसमें अपनी और एक बाद में अपन जो दोस्ती कर लेते हैं, भैया फलाना आदमी पुलिस थाने में इंस्पेक्टर है, उससे दोस्ती कर ली, फलाने आदमी ट्रैफिक में इंस्पेक्टर है, फलाना आदमी रेलवे विभाग में टीटी है, फलाना आदमी की इतनी पहचान है, फलाना आदमी विधायक है, फलाना आदमी विधायक का पीए है। इन सबसे करते कि नहीं कि भैया कांटेक्ट होना चाहिए, पता नहीं कब किसी जरूरत पड़ जाए, होता कि नहीं। सही सर। तो अपन किससे दोस्ती कर रहे हैं, अपन उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर रहे हैं, उसकी कुर्सी से दोस्ती कर रहे हैं, है ना। तो हाँ। दोस्ती तो कुर्सियों की होती, बस कुर्सियों की होती है, आदमी तो सिर्फ मोहरे हैं। ये एक जो मैं सुनाने वाला हूं कि मुझे सबसे अच्छा लगता है इसमें, कुशन वाली। अब देखो इसमें बिल्कुल विपरीत करण है पूरी चीजें, बिल्कुल मजा आएगा इसको सुन। कुशन वाली कुर्सी, अपन जो कुशन लगाते कुर्सी में, अपन क्यों लगाते कि हमें चुभे नहीं। अब इधर उल्टा हो गया, कुर्सी का मानवीकरण हुआ। कुशन वाली कुर्सी ने बिना कुशन वाली से पूछा, क्या बैठने वाला तुम्हें चुभता नहीं। बढ़िया सर। मतलब कुर्सी को भी आदमी चुभते हैं, है ना। और कुशन वाली कुर्सी पूछती बगैर कुशन वाली से, क्या तुम्हें आदमी चुभते नहीं, जबकि आदमी सोचता हमें कुर्सी चुभ सकती है, तो कुर्सी को भी आदमी चुभ सकता है ना। सही, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं सर। हाँ, दो तरफ से कुर्सी उठा सकें, ये समझ लीजिए राजनीतिक और एक वैसा व्यंग है। दो तरफ से कुर्सी उठा सकें, इसके लिए जरूरी है कि लोगों को कम से कम दो विपरीत वर्ग में बांटा जाए। जब अपन कुर्सी उठाते हैं मान लीजिए, तो दो लोग एक तरफ होते हैं और दो लोग, जैसे चार पाए की कुर्सी है, चार पैरों वाली कुर्सी है, और कुर्सी को अपन को उठाना है, तो दो बंदे एक तरफ होंगे, दो बंदे एक तरफ होंगे, तभी कुर्सी उठा पाएंगे, है ना। और दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ होगा, मतलब विपरीत होगा, है ना। तो जिसको शक्ति का दुरुपयोग करना है, या जो मान लीजिए कुर्सी का दुरुपयोग करता है, या जो आधिपत्य जमाना चाहता है, शोषण करना चाहता है, वो क्या करेगा, या जो कुर्सी पर बैठना चाहता है वो क्या करेगा, कुर्सी को, उसकी कुर्सी को उठा सकें लोग, तो उनको दो वर्ग में बांट देगा, अमीर गरीब में बांट देगा, है ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सुनाई पड़ा। वो क्या करेगा, अमीर गरीब में बांट देगा, जाति में बांट देगा, गोरे कालों में बांट, जैसे अमेरिका में नस्ल भेद चलता है, गोरा काला चलता है ना। और ये मार्क्सिज्म क्या था, अमीर गरीब का भेद था, है ना। तो इस तरह से भेद कर देगा वो लोगों में, स्त्री पुरुष का भेद कर देगा, है ना। जैसे हिटलर ने क्या किया, यहूदियों का और क्रिश्चियनिटी का किया, है ना। तो दो भेद, दो में कम से कम बड़े भेद में पैदा करने होंगे, तभी उसकी कुर्सी लोग उठाएंगे, नहीं तो कोई भी कुर्सी नहीं उठाएगा। जब तक भेद नहीं करो, वो सब एक साइड है, तो कैसे कुर्सी उठेगी। तो कम से कम दो में तो चाहिए, बाकी चार में बढ़ जाए तो और अच्छा है ना। तो इस तरह से है। एक और है, कुर्सी की साधना सबसे तीव्र है, अंतरात्मा अति जल्दी जागती। ये भी राजनीतिक व्यंग है। जैसे दल बदल क्यों होते हैं, जैसे किसी नेता ने दल बदल कर लिया, तो जब उसको दल बदल कर लेता है तो क्या कहता मेरी अंतरात्मा की आवाज से मैंने यह पार्टी बदल ली, जबकि बात क्या है, उसको कुर्सी मिलने वाली उसको, है कि नहीं। तो कुर्सी की साधना, अपन लोग साधना, धर्म की साधना क्यों करते, क्योंकि अंतरात्मा जाग जाए, है ना। उसमें बहुत मेहनत, तपस्या करनी पड़ती, 10-10, 20-20 साल हिमालय पे जा करके, और दैनिक जीवन में भी तपस्या करनी पड़ती। लेकिन कुर्सी की साधना तुरंत होती है। मान लीजिए आपको कुर्सी मिलने वाली दूसरे दल में, तो तुरंत आप दल बदल कर लेंगे, तुरंत कहते कि अंतरात्मा जाग गई मेरी, है ना। ऐसी मैंने एक और इसमें लिखा है, साम दाम दंड भेद और कुर्सी। पहले चार चीजें चलती थी। किसी कोई काम आपको सिद्ध करना हो, अपना कोई काम करवाना हो, किसी से सफल करवाना हो, तो साम मतलब आप उसकी प्रशंसा करो, है ना। दाम मतलब आप उसको धन दो, दंड मतलब आप उसको डर दिखाओ कि हम तुम्हें ये कर देंगे, और भेद
उसको आप उसका कोई भेद ले लो। लेकिन आधुनिक काल में क्या है, आप उसको लालच दे दो कुर्सी का, हाँ साम दाम दंड भेद और कुर्सी, है ना। सही सर, बहुत बढ़िया लिखा है सर आपने, बढ़िया थैंक एक्सप्लेन यू कर रहे थैंक यू हैं। थैंक यू। एक हिंदी में मुहावरा है, गधे को बाप बनाना, है हाँ ना। गधे को बहुत बाप कॉमन है। बनाना, जब हाँ जब बनाते, जब कोई काम पड़ जाए तो गधे को बाप बनाते। लेकिन अब हाँ मैंने इस पे सोचा कि अपन गधे को बाप कब बनाते हैं, तो ये उस पे व्यंग है। जब गधा कुर्सी पर बैठ जाता है तभी उसे बाप बनाया जाता है, हर गधे को बाप नहीं बनाते अपन। जब गधा कुर्सी पर बैठ जाता है तभी उसे बाप बनाया जाता है ना। हाँ और एक सच एक मैंने लिखा है, दोस्ती में दरार कैसे पड़ जाती है, उतना ही अंतराल सिर्फ लाती कुर्सी यार, जितने में संभव बने बस दूर से नमस्कार। दूर से नमस्कार मतलब दूर से ही भाई दूर दूर रहने लगे। तो कुर्सी कितना अंतराल लाती है, जितने में दूर से नमस्कार हो जाए। दो लोगों के बीच में अगर कुर्सी आ गई, मान लीजिए एक बहुत बड़ा अफसर बन गया और कोई ऐसी छोटी सी दुकान में ही रहा, तो उसमें एक अंतराल आ जाएगा कि दूर से ही नमस्कार करो भाई, हमसे पास में नहीं आओ, हमारे से अपना अब कोई वो मतलब नहीं है ना। अभी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक जो बहुत बड़े नेता है वो अपने गांव तक नहीं जाते अब, है ना। तो उनका दोस्त उनसे मिलने ही गया तो बस 1 मिनट मिले, दूर से ही नमस्कार किया और फिर, है ना। तो उतना ही अंतराल सिर्फ लाती कुर्सी यार, जितने में संभव बने बस दूर से नमस्कार। बढ़िया सर। हाँ, कुर्सी कोर्स डिग्री पहले टेस्ट बाद में। सामान्यतः कोर्स अपन जब करते हैं तो टेस्ट पहले होता है उसमें और डिग्री बाद में मिलती है। हाँ तो इसमें व्यंग्य किया कि कोई नेता है कुर्सी कोर्स, तो चुना तो पहले जाएगा लेकिन उसकी परीक्षा कब होती, बाद में होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि उसको पहले परीक्षा लेके उसको फिर नेता बना दें, है ना। सही सही, तो हाँ कुर्सी पहले तो कोर्स कुर्सी मिल डिग्री जाती है। हाँ मिल जाएगी, फिर उसका परीक्षा बाद में चलती रहेगी, टेस्ट बाद में होता है उसका, है ना। कुछ और सुनाता हूं। कुर्सी कैलेंडर है। अपन जो कैलेंडर देते ना, कोई भी घर में टंगा रहता, हर साल बदल लेते हैं। तो कुर्सी कैलेंडर है तो नेता तारीख और जनता छुट्टी। ये आज है ना। तो नेता तारीख मतलब तारीख, तारीख पे तारीख वो, है ना, कि मिलते ही नहीं तारीख, ऐसा है, सही बात है ना। और जनता छुट्टी है और नेता कैलेंडर, कुर्सी कैलेंडर है। तो हाँ, इस नेता तरह से बदलते रहते हैं सर, कैलेंडर हाँ, जैसे बदलता है और जनता छुट्टी है, उसके जो नेता को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जनता तो छुट्टी है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ऋषियों पे लिखा है, काम क्रोध लोभ मोह को कुर्सी के परिप्रेक्ष्य में कैसे परिभाषित करेंगे। कुर्सी कुर्सी ऋषि वचनामृत, कुर्सी की चाह काम, बार बार चाह वासना, अवरोध क्षोभ क्रोध, और चाह लोभ, कुर्सी की पकड़ मोह, पर कुर्सी खटक ईर्षा, पर हानि चाह द्वेष, कुर्सी की अकड़ मद, स्व विराट बोध अहम। अगर अपन कुर्सी को ध्यान में रख करके काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष की परिभाषा गढ़ें तो ये परिभाषाएं होंगी, है ना। कि मान लीजिए अगर कुर्सी ऋषि कोई प्रवचन दे रहा हो कि काम किसको कहेंगे, तो कहेंगे अगर तुम्हें कुर्सी की चाह है तो ये काम है। और बार बार चाह हो जाए कुर्सी की तो वासना हो गई। और इस कुर्सी की चाह में कोई अवरोध दे तो उससे जो क्षोभ पैदा होगा वो क्रोध कहलाएगा। और कुर्सी की बार बार और चाह, एक तो बार बार चाह है वो तो वासना है, और चाह, मान लीजिए मैं विधायक बन गया हूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया, अब मैं सोच रहा हूँ क्रिकेट का भी अध्यक्ष बन जाऊं और फिर सहकारिता मंत्री भी बन जाऊं, फिर 4-5 डिपार्टमेंट अपने पास रख लिए, और चाह, तो क्या हो गया, लोभ हो गया। फिर कुर्सी की पकड़ कोई मुझे हटा ना पाए तो मोह हो गया। पर कुर्सी खटक, किसी और की कुर्सी खटक रही, यार उसको तो गृह विभाग मिला हुआ है, या तो वो कलेक्टर है, मैं तो सामान्य ऑफिस वर्क में अटैच हूँ, आईएएस दोनों है, तो ईर्ष्या हो जाएगी। और किसी की हानि करना हो, किसी कुर्सी के पर हानि चाहे आ जाए
इसको तो कुर्सी से गिरा कर ही दम लेंगे, चाहे हमारे कितने भी नुकसान हो जाए, उसको द्वेष कहेंगे। और कुर्सी की अकड़ हो जाए उसको मद कहेंगे। और स्वविराट बोध कि मेरी कुर्सी सबसे बड़ी, वो अहंकार हो जाएगा, मैं सब कर सकता हूँ। तो ये धर्म के परिप्रेक्ष्य में कुर्सी की डेफिनेशन है ऐसी। बहुत जबरदस्त लिखा है सर आपने, एकदम बढ़िया। थैंक यू मैडम। एक दो मिलना चाहिए आपको वाकई में। नहीं, अच्छा लगा सुनने में, मजा आ रहा है। अच्छा, वाकई मीनिंगफुल भी सही लिखा है जो आपने लिखा है, प्रैक्टिकली सही है वो। चलिए मैं कुछ कुर्सी के गीत भी सुनाता हूँ। हाँ। जीत होते ही कुर्सी आकांक्षी बोला, जीत होते ही कुर्सी आकांक्षी बोला, बॉस समक्ष अपने मन की खिड़की खोला, मैंने कुर्सी हेतु कितने पापड़ बेले, कौन कौन से कैसे कैसे खेल खेले, कुर्सी देते हो या दल बदल कर जाऊं, अपनी तुम्हारी कहो औकात दिखाऊं, सुनकर मुस्कुराते हुए करते उपहास, निश्चिंत आवाज में हंसकर बोला बॉस, मैंने कभी कच्ची गोटियां नहीं खेली, विपक्ष और मैंने भी हैं रोटियां फेंकी। मतलब जो सरकार बनाने वाला है, उसके पास बहुमत भी है, तो भी उसको चिंता रहती कि कुछ लोग दल बदल करेंगे, तो पहले से गोटियां सेट करके चलता है, रोटियां फेंक के विपक्ष में कि भैया 2-4 लोग उधर चले जाएंगे, तो 2-4 लोग तुम लोग पहले से तैयार रहना हमारे यहाँ आने में। सही, सेटिंग पहले से रहती है सर। हाँ। एक लोमड़ी घूम रही थी यहाँ वहां, उसे एक पेड़ पर लगी दिखी कुर्सियां। अपन सबने बचपन में लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी सुनी है ना, तो उसी पे मैंने उसी को एक ढांचा बना के कविता लिखी। एक लोमड़ी घूम रही थी यहाँ वहां, उसे एक पेड़ पर लगी दिखी कुर्सियां, देखकर खुशी से बल्लियां उछलने लगी, बहुत की कोशिश पर हाथ एक ना लगी, जाने लगी तो एक सियार ने पूछा, जाने लगी तो एक सियार ने पूछा, लोमड़ी बुआ कुर्सी नहीं ली क्या हुआ, लोमड़ी को लगा खुल गई पोल पट्टी, संभल बोली बेटा कुर्सियां हैं खट्टी, आजकल लोमड़ी यह प्रवचन करती है, कुर्सियां खट्टी होती सबसे कहती है। ऐसे खूब सारे नेता मिल जाएंगे जो पहले कुर्सी के पीछे भाग रहे थे, जब कुर्सी नहीं मिली तो आजकल कथावाचक बन गए हैं, प्रवचन करने लगे। ये उनके ऊपर है। अभी एक और ये राजनीतिक वाला है, मुद्दा खौलाए रखना, जनता को तलना है, उनकी भावनाओं से उनको ही छलना है, जात पात की दीवार अमीर गरीब की खाई, सीधे पैदल सुलझाले पर घोड़ा चलता है ढाई, किंग कर्तव्य हो सब ऐसी चाल चलना है, उनकी भावनाओं से उनको ही छलना है, स्वास्थ्य शिक्षा न्याय भय भूख भ्रष्टाचार, कौन मिटाए ये अचूक चुनावी हथियार, बस बातों का ही हमेशा पंखा झलना है, उनकी भावनाओं से उनको ही छलना है, मुद्दा खौलाए रखना, जनता को तलना है। ये राजनीतिक विशुद्ध राजनीतिक व्यंग है। और एक जो आपने शुरू में कविता कही थी उसको मैं पूरा सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा उसको। हाँ। सुंदर अनाथ गूंगी भोली, एक कुर्सी है शासकीय, सुंदर अनाथ, सुंदर क्योंकि सब उसके पीछे भागते, अनाथ कोई उसका नाथ नहीं है, गूंगी है, वो बोल नहीं सकती, और भोली है, जो चाहे उस पर बैठ जाता, सब कुछ स्वीकार कर लेती है वो। सुंदर अनाथ गूंगी भोली, एक कुर्सी है शासकीय, रोंगटे खड़े कर देती है, उसकी कहानी नाटकीय। अब उसकी कहानी आगे चलने वाली है। हर 5 साल में इसके पालक संरक्षक बदलते हैं, हर 5 साल, मतलब चुनाव होता 5 साल में। हाँ, नेताओं की बात चली, संसद की या विधानसभा की। हर 5 साल में इसके पालक संरक्षक बदलते हैं, इसे बेचते हैं वे, इसकी ही कमाई पर पलते हैं, वे कहलाते हैं माननीय। अपन उन सबको माननीय कहते हैं ना, वे कहलाते हैं माननीय। इसे संवारने पोषित करने जो भी इसको वर्ता है, बेशर्म हो इसकी खाता जीवन भर शोषण करता है, कहलाती सेवा राज की। जो शासकीय सेवा में जाते तो कहलाती सेवा राज की, IAS वगैरह है ना। ना जाने क्या किस्मत पाई, सब बन जाते घर जमाई। घर जमाई मतलब इन्हीं के ऊपर पलने लगता है, इनके ऊपर पूरा बोझ डाल देता।
ना हाँ जाने क्या किस्मत पाई, सब बन जाते घर जमाई, खाएं घराती बराती धक्के, इसकी हो जग हसाई। अपन लोग कुर्सी को गाली देते हैं, है ना, और खाएं घराती अपन लोग जो आम जनता वो धक्के खाती, इसकी हो जग हसाई, सबका जीवन है नार की, और इसके कारण पूरी जनता का जीवन नार की हो गया। इसकी स्थिति अच्छी करने संसद में खूब हल्ला हो, पर हालत जस की तस रहती, ये खून के आंसू हो, सर्कस होता है राष्ट्रीय। हर संसद में चलता कि और बेहतर, लेकिन कुछ नहीं बदलता। सब अपना, अब इसमें अपन ने सोल्यूशन दिया है कैसे इसकी कुर्सी की भाग्य बदल सकता है, शास की कुर्सी का। हाँ। सब अपना अपना कर्म करें, कुछ हम करें कुछ शास की। अभी इस लाइन पे मैं थोड़ा सा वो कर दूं, अभी ये कोरोना की वेव आई, सेकंड वेव और खतरनाक आई, सब लोग शासन को भरपूर अपशब्द कह रहे थे, लेकिन क्या जनता ने हाँ टीका लगवाया था? जनवरी फरवरी मार्च में जब टीका मुफ्त लग रहे थे तो 35% टीके बर्बाद हुए। सोचिए, मेरा तो इतना दिल रोता था, 35% टीके बर्बाद हुए, 40-45% लोग लगवाने नहीं आए। पुलिस पहले विभाग वाले, डर था सर। हाँ पहले बहुत डर था हाँ सर, लोगों को लगवाए हाँ, कि नहीं नहीं डर था कंटिन्यू तो कर। डॉक्टर जब लगवा लिए पूरे पहली उसमें पहले महीने में तो हाँ सबको डर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब सही बात है। जब उसके बाद सेकंड वेव आई तो एकदम से मरने वालों का तांता लग गया, तब लोग शासन को गाली देने लगे, तब उन्होंने अपनी जिम्मेवारी भूल गया कि हमें टीका लगवाना था। जब प्रधानमंत्री लगा रहा है, मुख्यमंत्री लगवा रहे हैं, डॉक्टर लगवा रहे हैं, उनमें से कोई नहीं मर रहा है, सही बताओ, सही। तो लगवाना चाहिए था। तो सब अपना अपना कर्म करें भाई। सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराई तो खुद भी तो जाके लगवाओ, सरकार थोड़ी आके कहेगी, घर पे आके भी लगाएगी, तुम नहीं लगवाओगे तो कैसे लगा देगी, जबरदस्ती थोड़ी लगा सही देगी। सही। सब अपना अपना कर्म करें, कुछ हम करें कुछ शासकीय, हों कर्तव्य निष्ठ जिम्मेवार, बने हम कुछ मानवीय, कब बदलेंगे हम भारतीय। ये हम सब भारतीयों पे व्यंग्य था, है ना, बहुत बढ़िया सर। हाँ। बढ़िया। हम्म। और मैंने संगीत के कुछ लेते हुए, बस गला काट गाय को हेतु है कुर्सी राग, एक ही लिखा है। अच्छा। हाँ, एक अपन कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, कहते हैं ना, हाँ तो अब उसमें हाँ नया मुहावरा मैंने बना दिया, मोहब्बत जंग और कुर्सी में सब जायज है। बहुत बढ़िया सर। वाह, वाकई सही है। हाँ, एक अपन ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बाबा भारती और उसके घोड़े की कहानी, है ना। तो उसका जो क्लाइमैक्स रहता है, डाकू जब घोड़ा छीन लेता है बाबा भारती से, तो बाबा भारती उससे कहते हैं डाकू से हाँ कि तुम किसी से नहीं कहना कि तुमने धोखे से गरीब बन करके मेरा घोड़ा छीना है, नहीं तो लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। उसका क्लाइमैक्स था, है ना। हाँ। पहले डाकू उससे बाबा भारती से घोड़ा मांगते हैं, लेकिन वो नहीं देते, तो वो धोखे से छीन लेता है। तो मैंने भी ऐसे इसी को कहानी को याद रख के अंत किया है इस पुस्तक का। हाँ अंत में दोनों हाथ जोड़कर बाबा भारती ने, अंत में दोनों हाथ जोड़कर बाबा भारती ने धोखे से सपने छीनने वाले से प्रार्थना की। अपन लोग कुर्सी से खूब सपने देख लेते कि जो कुर्सी पे जाएगा वो कर लेगा, तो अंत में दोनों हाथ जोड़कर बाबा भारती ने धोखे से सपने छीनने वाले से प्रार्थना की, किसी से ना कहना कि तुम कुर्सीधारी हो, अन्यथा किसी से ना कहना कि तुम कुर्सीधारी हो, अन्यथा आदमी का आदमी से विश्वास उठ जाएगा। ये मेरी अंतिम कविता है। बहुत बढ़िया सर। तो थैंक यू मैडम, इस इस बयान के बाद आप क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं आप? अभी मेरी एक पुस्तक आने वाली है, शिक्षा में शांति। इसमें मैंने क्या किया, अच्छा। शिक्षा पे जितने तरह से भ्रष्टाचार या अनाचार जो व्याप्त है, चाहे वो सरकारी शिक्षा हो, प्राइवेट हो, कोचिंग क्लास हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो उसको लेकर के व्यंग्य लिखे हैं। वो देखो आएगी पुस्तक, कब आ जाए। फिर मैं छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ, तो वो कहानियाँ और ये है आने वाली हैं। और मैं अब सोच रहा हूँ कि डॉक्टर्स और कोरोना पे एक व्यंग्य लिखूं, ब्लैक फंगस जिसका नाम है, और मनीष भैया से मैं फिर से कहने वाला हूँ कि मैं जल्दी से लिख देता हूँ, तो हाँ बहुत बढ़िया सर, अच्छा टॉपिक, उन्हीं अच्छा के है। हाथों से उद्धार हो इसका ब्लैक फंगस व्यंग्य रचना का। हाँ एकदम क्योंकि बर्निंग टॉपिक है। अच्छा। हाँ, इस कोरोना काल में मैडम अपन लोगों ने एक फोकस रहा है कि डॉक्टर्स पे फोकस रहा कि सरकार जो डॉक्टर हैं या अस्पताल हैं बहुत लूट रही हैं, लेकिन मैंने देखा है कि चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो,
चाहे वो दवाई बेचने वाला हो, चाहे वो कोई सी भी सेवा करने वाला हो, सबने जी भर के गिद्ध की तरह, सबने मतलब इन दी सेंस जो लूटने वाले हैं 100 में से 90-95 लोग तो इन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी जो लोग डॉक्टर भी नहीं थे, कई लोगों ने बहुत मेहनत की। एक मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग साथ पढ़े हैं, राजीव कांत गोस्वामी दमोह में। उसने तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक दमोह जैसी जगह में कि भैया आप आओ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमसे ले जाओ, है ना। तो सामान्य से लोगों ने इतनी मेहनत की लोगों ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इसको आपदा में अवसर की तरह बनाया, चाहे नेता हो, चाहे हॉस्पिटल संचालक हो, चाहे बहुत सारे लोग हों, दवाई विक्रेता हो, या मुर्दे जलाने वालों तक ने आपदा में अवसर की तरह इसको बनाया। तो ब्लैक फंगस समझ लो समाज में है वो ब्लैक फंगस, तो उस पर मैं लिखने वाला हूँ अब। इसमें इसके बाद 1-2 दिन में वही शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो आप सर डॉक्टर है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, आप अपने क्लिनिक में भी जाते हैं 2 टाइम, तो फिर आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं लिखने के लिए? इसके लिए भगवान को कैसे है धन्यवाद, आप में इतना लिखने के लिए? इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 24 घंटे का दिन बनाया है। मैं क्लिनिक में सिर्फ 8 घंटे जाता हूँ। ओके। बाकी 8 घंटे सोना और 2-3 घंटे में अपना दैनिक रूटीन जो रहता है, खाना पीना वगैरह, नहाना वगैरह, बाकी मेरे पास 2-3 घंटे रहते हैं। तो उसमें और काम जो रहते हैं, दैनिक काम रहते हैं कि बैंक का काम हो गया, कुछ हो गया, किसी से मिलना जुलना हो गया, बाकी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें मैं कर लेता हूँ। और फिर उसमें क्या होता है, जब चीजें उतरनी शुरू होती हैं तो फिर मैं कुछ ही बस में नहीं रहता। फिर जैसे जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो सुबह 5 बजे से उठ करके रात को 11 बजे तक लिखता रहता था और उसको सुधारता रहता था। तो जब ये पुस्तक उतरनी शुरू होती है तो फिर वो सब चीजें, फिर जो दैनिक रूटीन है सब शॉर्ट हो जाएगा। क्लिनिक भी 8 घंटे ही रहेगी, फिर एक्स्ट्रा वर्क नहीं, सिर्फ पुस्तक ही पुस्तक रहेगी। मेरी पत्नी समझ जाती है, मेरी पत्नी मधुर समझ जाती है कि अब इनको कुछ उतरने वाला है, और फिर वो उसी तरह से सब चीजें मैनेज करने लगती है कि पुस्तकें वगैरह मेरे बगल में पड़ी रहेंगी तो कुछ नहीं कहेगी। 11 बजे उसको पता है कि अब मैं 8:30 बजे डिनर करके 11 बजे तक बैठा रहूंगा तो वहीं पानी रख जाएगी, चाय दे देगी, सब कर देगी। सुबह से ही नाश्ता वगैरह टेबल पे पहुंच जाएगा और बाकी कामों के लिए बहुत अच्छा है कहती नहीं है। वाकई में फैमिली सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपके और मेरे बच्चे फिर दूर दूर रहते हैं कि अभी पापा लिख रहे हैं, अभी दूर दूर रहा उनसे। बहुत बढ़िया सर, वाकई में। और आपने जो आपकी और पुरानी जो पुस्तकें जो आप पहले लिख चुके हैं उनके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, एक बहुत फेमस पुस्तक, सबसे अधिक फेमस पुस्तक है यादें पिछले जन्मों की। ये 2010 में आपके प्रकाशन समूह से छापी गई थी और ये पहली पुस्तक थी। हाँ, ये बेस्ट सेलर रह चुकी है और अभी भी बिकती है ये। और लोग के मेरे पास फोन भी आते हैं। 1-2 महीने पहले असम से भी फोन आया था। तो ये पुस्तक ऐसी है कि पिछले जन्म में मैं गया हूँ, पास्ट लाइफ में अपनी गया, और उसमें मैंने अपने 7 जन्म देखे तो उसके बारे में है। और मैंने फिर जब ये पुस्तक लिखी तो इसको बहुत मनोरंजक तरीके से लिखा है ना, कोई ऐसे बोर नहीं होगा कि साइंटिफिक पेपर जैसा नहीं है कि, है ना, एक उपन्यास की तरह है, एक मनोरंजन की तरह है। इसमें चुटकुला भी है, गीत भी है, सब है उसमें, है ना, फिल्म जैसे चलती है। जो जिन लोगों इंटरेस्ट आता है पढ़ने में सर, जिन लोगों ने फीडबैक दिया वो कहते हैं ऐसे पढ़ते हैं तो लगता है जैसे फिल्म सामने चल रही हो। तो सब सत्य घटना है। जिन लोगों को भी पास्ट लाइफ में थोड़ा भी रुचि है, इंटरेस्ट है, उस पुस्तक को मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी मंगा सकते हैं। और कुछ लोगों को तो ऐसा अनुभव हुआ कि उसमें मैंने विधियां भी लिखी हुई हैं, जिन विधियों के माध्यम से मैं पास्ट लाइफ में गया हूँ। तो कुछ लोगों को तो लगता है उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते कई लोग पास्ट लाइफ में चले जाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है जानने के लिए, है ना, और हम क्यों इस धरती पर आए हैं। सर हाँ, ये बुक तो मुझे भी बहुत पसंद है और ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो भी परचेस करना चाहे वहां से ऑनलाइन कर सकता है। वाकई पढ़ने लायक बुक है ये, बहुत पढ़ने लायक। मैं तो अभी मैं बीच में पढ़ने लगता हूँ, फिर मुझे ये आश्चर्य होता क्या ये मैंने लिखी, फिर मुझे आता कि नहीं मैंने नहीं लिखी, ये अस्तित्व ने मेरे ऊपर मेरे माध्यम से उतारी है ये पुस्तक। क्योंकि ये इतनी अच्छी पुस्तक लिखना तो संभव नहीं लगता, पहली पुस्तक इतनी अच्छी हो, है ना, लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक है ये। फिर एक क्रोध से करुणा की ओर है कि गुस्सा आता, मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब तो बहुत
बहुत कम बचा है, तो कैसे मैं उसको क्रोध को कैसे डाइवर्ट कर पाया, रूपांतरित कर पाया, वो पुस्तक है। फिर गुलदस्ता है जिसमें प्रेम के गीत गजल हैं, है ना। आजकल मैं उन गीतों को संगीतबद्ध करवा रहा हूँ, मतलब और मैं गाता हूँ। मेरे 1-2 ऑडियो भेज चुका हूँ, मैं ऑडियो वीडियो भेज चुका हूँ, और धीरे धीरे उन्हीं को सबको संगीतबद्ध कर रहे हैं। मजा आएगा सुनने में, उनको मजा आता है, वो है। फिर ओशो के भक्ति में मैंने 4 गीत की पुस्तकें लिखी हैं। ओशो के इश्क में, ओशो तुम हो कितने प्यारे, ओशो की राहों में, ओशो सहस्त्र अलंकार। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम होता, भगवान विष्णु को हमने 1000 नाम दिए हैं, हमने ओशो सहस्त्र अलंकार लिखा मैंने, कि ओशो को 1000 अलंकारों से विभूषित, मतलब ओशो तो खैर अलंकारों से पार हैं, लेकिन हमारी भक्ति है ये कि हम ओशो के प्रति अपनी प्रेम भाव, भक्ति भाव प्रकट कर सकें। फिर एक पुस्तक है जिंदगी एक गजल, जो आसपास की जीवन में घटता है, जिंदगी में घटता है, उसकी गजल के उस पे लिखा है। फिर एक पुस्तक है यात्रा, आध्यात्मिक कविताओं जैसी पुस्तक है। आध्यात्मिक ना भी कहें तो सामान्य कविताओं से हट करके एक छायावाद वाली कविताएं हैं उसमें सारी, है ना। थोड़ा आध्यात्मिक, चूंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो उसमें आध्यात्मिक है, जो मेरे अनुभव हैं, जो जीवन में सीखने को मिला है, वो उसमें यात्रा पुस्तक में छोटी छोटी कविताएं हैं मजेदार, और पढ़ के उनको बहुत सुकून मिलता है। यानी मैं ही पढ़ता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैंने लिखी, मैं पढ़ के उनसे और शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये सारी पुस्तकें समझ लीजिए कि उतरी हैं, बस ओशो की भक्ति में जब से रचे हैं, तो ये सब अपने आप हो रहा है। फिर आत्माओं की यात्रा, आत्माओं की महात्रा, डेस्टिनी ऑफ सोल। जब मैंने याद है पिछले जन्म की पुस्तक लिखी थी ना, तो उस वक्त मैंने जितना भी विश्व में साहित्य था पास्ट लाइफ के ऊपर सबको पढ़ा था, है ना। तो मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स का तो आपके प्रकाशन समूह से ही हिंदी रूपांतरण हुआ है। हाँ सर, हम ही पब्लिश लेकिन करते हैं हाँ, डेस्टिनी ऑफ सोल ऑफ जर्नी एवं जर्नी ऑफ सोल का हिंदी रूपांतरण उपलब्ध नहीं था, तो वो रूपांतरण भाषांतरण मैंने किया है। और बस यही है। अभी ये कुर्सीनामा आ गई है, कुछ दिनों में शिक्षा में शांति आएगी। फिर एक पुस्तक और लिखी है मोड़ करके, है ना, वो भी अब देखो कब आती है। और ब्लैक फंगस अब लिखने वाले हैं, है ना। हाँ बस बड़े सर, आपकी लिखी गई वाकई सारी बुक्स बहुत अच्छी है। थैंक यू मैडम, और थैंक यू। यादें पिछले जन्मों की तो वाकई एकदम बहुत बेस्ट, बढ़िया है, आते ही एकदम बहुत चली थी, सबसे ज्यादा वही बुक चली आपकी जी। और जैसे आपने इंद्र पब्लिशिंग हाउस से बुक पब्लिश कराई है, तो आपका क्या अनुभव रहा इंद्र पब्लिशिंग हाउस से? अनुभव इतना अच्छा था कि बिल्कुल घर जैसा अनुभव रहता है। यानी कोई बात हम साफ बिल्कुल कह सकते हैं और सुझाव भी मिलते हैं। प्लस जो पब्लिशर हैं मनीष भैया हैं, वो स्वयं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा। मैं एक बात बताता हूँ। जब मेरी नई पुस्तक लेकर के मैं उनके पास गया था, ये याद है पिछले जन्म की, तो भैया से मैंने कहा भैया ये पुस्तक है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता जन्म मनम। तो मैंने कहा चलो आपके यहाँ कोई बेंच है तो आप लेट जाओ, मैं आपको पिछले जन्म में ले जाता हूँ, है ना। आप भी थी मैडम उस वक्त, है ना। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा इसमें आपकी शर्तें क्या हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुल 10-20 हजार रुपए दे दो और ऑल लाइट आपके। तो भैया कहते ये तो मैं नहीं मानूंगा। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा हो सकता है ये पैसे देने के मूड में ना हो। तो मैंने कहा भैया फिर आप ही बताओ शर्तें। तो मनीष भैया कहने लगे देखो मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर जो पुस्तक है वो 1 लाख पुस्तकें छाप चुके, और इस हिसाब से तो तुम्हारा अगर बनेगा तो 1 लाख के ऊपर तो वैसे ही चला जाएगा, 7% हम आपको रॉयल्टी देंगे, तो वैसे ही आपको बहुत पैसे मिल जाएगा। आप अपनी जो आपकी जो सृजनात्मकता है उसको मत बेचो, आप उसको रॉयल्टी में लो, है ना। हो सकता है आप उससे ज्यादा चले जाओ। आप क्या करो 7% रॉयल्टी हम आपको देंगे। और ये बात मुझे छू गई बिल्कुल से। और फिर बाकायदा उन्होंने भेजी भी रॉयल्टी, और मैं कह सकता हूँ जितना मैं शुरू में मांग रहा था उससे ज्यादा मिल गई, कई गुना ज्यादा मिल गई। ऐसा सामान्यतः कोई भी प्रकाशक ऐसा नहीं करता, इतनी ईमानदारी से और सही गाइड करना। फिर उसके बाद उन्होंने जब पुस्तकें जो रहती हैं टाइप सेटिंग से लेकर के जो आपके स्टाफ हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, है ना। फिर प्रमोद सिंह जी से तो शुरू से 10 साल से जुड़े हुए हैं, और अभी जो श्री अंकित जायसवाल जी, वैशाली मैडम, सुभी मैडम, है ना, इन लोगों ने जो फीडबैक देते हैं
कि नहीं इस तरह से बेहतर डिजाइन हो सकती है और बेहतर करना और बेहतर, जैसे कुर्सीनामा की जो अभी डिजाइन है ये अभी तक किसी भी पुस्तक में इस तरह से डिजाइन नहीं आई है हाँ नहीं कि वाकई डिजाइन तो बहुत अच्छी है सर। हाँ नहीं ये तो ठीक है, जो कविताओं की डिजाइन है कि आप खोल के दिखाइए मैडम कविता, एक भी कविता दिखा दी। हाँ इसमें कविता है, गोलाकार है कविता और उसके पीछे कार्टून छपा हुआ है। उस कविता में सबसे पीछे, हर कविता के पीछे कार्टून है बैकग्राउंड में, है ना। हाँ ऐसे मैडम, तो ये इस तरह की डिजाइन और बेहतर कैसे करें और बेहतर कैसे करें। हाँ इसमें भी हाँ बिल्कुल एक, हाँ आप दिख गया मैडम, हाँ कार्टून। तो एक कविता के पीछे एक कार्टून है और बेहतर कैसे करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो स्टाफ है ना, एक बार मैं रिटेट भी हो गया तो प्रमोद सिंह जी, अंकित जी, ये लोग बहुत धैर्य से काम लेते हैं ना। मुझे आपके स्टाफ से इनमें सृजनात्मकता तो है ही, असीम धैर्य भी है, मृदुता भी है। इन लोगों से मुझे बहुत सीखना पड़ा कि भैया धैर्य भी रखना चाहिए। और मनीष भैया तो हीरा है। तो आपका प्रकाशन समूह, तो मैं मनीष भैया की तारीफ कर रहा हूँ, मतलब आप कम नहीं है, है ना। नहीं सर बिल्कुल मैं समझ गया। हाँ तो जो हीरा है ना उसमें चमक आपके कारण, आपने घिसा होगा खूब। तो उसका जो इंद्र पब्लिशर समूह है बहुत अच्छा है। कोई भी नया लेखक है, नया कवि है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। आप कैसी भी पुस्तक लेकर के जाएं प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि इसको और बेहतर कैसे करें। जैसे याद है पिछले जन्मों की मैं जब मैं लेके गया था बिल्कुल रॉ थी, ये कच्ची थी, लेकिन और बढ़िया करिए, और बढ़िया करिए सर, थोड़ा और बढ़िया करिए। जब तक सब संतुष्ट नहीं हो गए तब तक उसको प्रिंट में नहीं भेजते हैं। प्रिंट में भी कागज इतना बढ़िया लगाते हैं, प्रिंट भी सबसे लेटेस्ट वाला, स्टाइल भी सबसे अच्छी वाली, कवर पेज भी सबसे अच्छा वाला, और प्रिंट होने के पहले आपको दिखाएंगे कि ऐसी जा रही है, फिर से आप पढ़ लो, फिर से आप कर लो, है ना। तो ये बहुत बढ़िया। मैं तो बिल्कुल अब मेरा रिश्ता इंद्र पब्लिशर से बिल्कुल घर जैसा हो गया मेरा। नहीं सर वाकई सारे ऑथर्स को एक फैमिली ऐसे मानते हैं। हाँ मैं तो कोई पुस्तक लिखता हूँ तो पहले मनीष भैया को पूछ लेता हूँ, भैया ये मैंने पुस्तक लिखी है, आपके यहाँ कोई स्कोप हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं कहीं और फिर जाता हूँ। है ना, तो इस तरह से रहता है। तो मैं तो और मेरी जो नहीं सही वाकई इट्स रियली ऑनर, इट्स ऑनर फॉर अस कि आप हमारे ऑथर हैं और आपने अपनी और मेरी जो सफलता है इसका श्रेय कई ऐसे लोग रहते हैं जो हमसे भी अच्छा लिख रहे हैं लेकिन उनकी पुस्तकें नहीं प्रकाशित हो पाती, उनको उतना नाम नहीं मिल पाता। लेकिन मैं एक सामान्य लेखक होने के बावजूद इतनी सफलताएं पा रहा हूँ, इसका श्रेय इंद्र पब्लिशर को मैं देना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद भी देता हूँ आप सब लोगों को, आपकी क्रिएटिव टीम को, प्रमोद सिंह जी को, अंकित जी को, वैशाली जी को, सुभी जी को, और जितने लोगों के मैं संपर्क में नहीं आया, हालांकि टीम तो आपकी बहुत बड़ी है, सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ सर, मैं भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में से आप आए, हमारे साथ ज्वाइन किया आपने। और दर्शकों मैं आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे नए ऑथर के साथ, शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम में। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और बढ़िया, ठीक है सर ना। सी यू नेक्स्ट वीक देन। जी ओके बाय। चलो कर दो।